नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कलावर्ग में। और आज हम पढ़ेंगे आधुनिकीकरण के रास्ते अध्याय का पार्ट 2। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है आज का, हार के बाद एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में वापसी। इसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जापान की औपनिवेशिक साम्राज्य की कोशिशें संयुक्त बलों के हाथों हारकर खत्म हो गई। यह तर्क दिया गया कि युद्ध जल्दी खत्म करने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर नाभिकीय बम गिराए गए, लेकिन अन्य लोगों का मानना था कि इतने बड़े पैमाने पर जो विध्वंस और दुख दर्द का तांडव हुआ वह पूरी दुनिया में अनावश्यक था। अमेरिकी नेतृत्व वाले कब्जे के दौरान जापान का विसैन्यीकरण कर दिया गया और एक नया संविधान लागू हुआ। इसके अनुच्छेद 9 के तथाकथित युद्ध ना करने के वाक्यांश के अनुसार युद्ध का राष्ट्र नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल वर्जित है। कृषि सुधार, व्यापारिक संगठनों का पुनर्गठन और जापानी अर्थव्यवस्था के जायबात्सु यानी एक बड़ी एकाधिकार कंपनी की पकड़ को खत्म करने की भी कोशिश हुई। राजनीतिक पार्टियों को पुनर्जीवित किया गया और जंग के बाद पहले चुनाव 1946 में हुए। इसमें पहली बार महिलाओं ने भी मतदान किया था। 1946 में हुए। इससे पहले अपनी भयंकर हार के बावजूद जापानी अर्थव्यवस्था का जिस तेजी से पुनर्निर्माण हुआ उसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया। लेकिन यह चमत्कार कहीं से अधिक था और इसकी यह चमत्कार जो था वो कहीं अधिक था और इसकी जड़ें जापान के लंबे इतिहास में निहित है। संविधान के औपचारिक स्तर पर गणतांत्रिक रूप इसी समय दिया गया, लेकिन जापान में जनवादी आंदोलन और राजनीतिक भागीदारी का आधार बढ़ाने में बौद्धिक सक्रियता की ऐतिहासिक परंपरा रही। युद्ध से पहले के काल की सामाजिक संबद्धता को गणतांत्रिक रूपरेखा के बीच सुदृढ़ किया गया। इसके चलते सरकार, नौकरशाही और उद्योग के बीच एक करीबी रिश्ता कायम हुआ। अमेरिकी समर्थन के साथ ही कोरिया और वियतनाम में जंग से जापानी व्यवस्था को मदद मिली। 1964 में टोक्यो में हुए ओलंपिक खेल जापानी अर्थव्यवस्था की परिपक्वता का प्रतीक बन गए। इसी तरह तेज गति वाली शिंकानसेन यानी बुलेट ट्रेन का जाल भी 1964 में शुरू हुआ। इस पर रेलगाड़ियां 200 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। अब ये 300 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। यह भी जापानियों की क्षमता दर्शाती है कि वे नई प्रौद्योगिकी के जरिए बेहतर और सस्ते उत्पाद बाजार में उतार सकें। 1960 के दशक में नागरिक समाज आंदोलन का विकास हुआ। बढ़ते औद्योगिकरण की वजह से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने का विरोध किया गया। अर्गजी का जहर, जिसके चलते बड़ी ही कष्टप्रद बीमारी होती थी, एक आरंभिक सूचक था। इसके बाद 1960 के दशक में मिनामाता के पारे के जहर के फैलने और 1970 के दशक के उत्तरार्ध में हवा में प्रदूषण से भी समस्याएं जन्मी। जमीनी स्तरों पर दबाव बनाने वाले गुटों ने इन समस्याओं को पहचानने और साथ ही हड़तालों के लिए मुआवजा देने की मांग की। सरकारी कार्रवाई और नए कानूनों से स्थिति बेहतर हुई। 1980 के दशक के मध्य से पर्यावरण संबंधी विषयों में लोगों की दिलचस्पी घटी है, क्योंकि 1990 तक आते आते जापान ने विश्व के कुछ कठोरतम पर्यावरण नियंत्रण अमल में लाए। आज एक विकसित देश के रूप में यह अग्रगामी विश्व शक्ति की अपनी हैसियत को बनाए रखने के लिए अपनी राजनीतिक और प्रौद्योगिकी क्षमताओं का इस्तेमाल करने की चुनौतियों का सामना कर रहा है। अब चीन के बारे में, अब तक हमने जापान के बारे में पढ़ा है, अब पढ़ते हैं हम चीन के बारे में। चीन का आधुनिक इतिहास संप्रभुता की पुनर्प्राप्ति और विदेशी कब्जे के अपमान का अंत और समानता तथा विकास को संभव करने के सवालों के चारों ओर घूमता है। चीनी बहसों में 3 समूहों के नजरिए झलकते हैं: कांग यावेल, लियांग किचाऊ
आरंभिक सुधारों ने पश्चिम की चुनौतियों का सामना करने के लिए पारंपरिक विचारों को नए और अलग तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की। दूसरे गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष सन यात सेन जैसे गणतांत्रिक क्रांतिकारी जापान और पश्चिम के विचारों से प्रभावित थे। तीसरे, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी युगों युगों की असमानताओं को खत्म करना और विदेशियों को खदेड़ देना चाहती थी। आधुनिक चीन की शुरुआत 16वीं और 17वीं सदी में पश्चिम के साथ उनका पहला सामना होने के समय से मानी जा सकती है, जबकि जेसुइट मिशनरियों ने खगोल विद्या और गणित जैसे पश्चिमी विज्ञानों को वहां पहुंचाया। इसका तात्कालिक असर तो सीमित था, पर इसने उन चीज़ों की शुरुआत कर दी जिन्होंने 19वीं सदी में जाकर तेज गति पकड़ी। जिन्होंने क्या किया 19वीं सदी में जाकर के तेज गति पकड़ी, जब ब्रिटेन ने अफीम के फायदेमंद व्यापार को बढ़ाने के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल किया। इसी के चलते पहला अफीम युद्ध 1839 से 42 में हुआ। ठीक है, अफीम युद्ध भी हुआ, जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था उसी दौरान। इसने सत्ताधारी क्विंग राजवंश को कमज़ोर किया और सुधार तथा बदलाव की मांगों को मजबूती दी। ठीक है, पहला अफीम युद्ध। अफीम नशीला पदार्थ होता है। ठीक है, और ये क्या था, ब्रिटेन में अफीम के फायदेमंद व्यापार, ब्रिटेन ने अफीम का व्यापार करना शुरू कर दिया था, इसी के चलते अफीम युद्ध हुआ था। ये क्या है अफीम युद्ध? एक यूरोपीय चित्रकारी। कांग ह्यूवेई और लियांग किचाऊ जैसे क्विंग सुधारकों ने व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की ज़रूरत महसूस की और एक आधुनिक प्रशासकीय व्यवस्था, नई सेना और शिक्षा व्यवस्था के निर्माण के लिए नीतियां बनाई। साथ ही संवैधानिक सरकार की स्थापना के लिए स्थानीय विधायिकाओं का भी गठन किया गया। उन्होंने चीन को औपनिवेशीकरण से बचाने की ज़रूरत भी महसूस की। उपनिवेश बनाए गए देशों के नकारात्मक उदाहरणों ने चीनी विचारकों पर जबरदस्त प्रभाव डाला। 18वीं सदी में पोलैंड का बंटवारा सर्वाधिक बहुचर्चित उदाहरण था, यहाँ तक कि 1890 के दशक में पोलैंड शब्द का इस्तेमाल क्रिया के रूप में किया जाने लगा। बोलानवू का मतलब था हमें पोलैंड करने के लिए। भारत का उदाहरण भी सामने था। विचारक लियांग किचाऊ का मानना था कि चीनी लोगों में एक राष्ट्र की जागरूकता लाकर ही चीन पश्चिम का विरोध कर पाएगा। 1903 में उन्होंने लिखा कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी और देश नहीं बल्कि एक कंपनी के हाथों बर्बाद हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को बर्बाद करके रख दिया। वे ब्रिटानिया की ताबेदारी करने और अपने लोगों के साथ क्रूर होने के लिए हिंदुस्तानियों की आलोचना करते थे। उनके तर्कों में आम आदमी को खासा आकर्षित किया, क्योंकि चीनी देखते थे कि ब्रिटानिया चीन के साथ युद्ध में भारतीय जवानों का इस्तेमाल करते थे। इन सबसे अधिक कईयों ने यह महसूस किया कि परंपरागत सोच को बदलने की ज़रूरत है। कन्फ्यूशियसवाद चीन में प्रमुख विचारधारा रही है। यह विचारधारा कन्फ्यूशियस और उनके अनुयायियों की शिक्षा से विकसित हुई। इनका दायरा अच्छे व्यवहार, व्यवहारिक साझेदारी और उचित सामाजिक संबंधों के सिद्धांतों का था। इसने चीनियों के जीवन के प्रति रवैये को प्रभावित किया, सामाजिक मानक दिए और चीनी राजनीतिक सोच और संगठनों को आधार दिया। लोगों को नए विषयों में प्रशिक्षित करने के लिए विद्यार्थियों को जापान, ब्रिटेन और फ्रांस में पढ़ने भेजा गया ताकि वे नए विचार सीख कर वापस आएं। 1890 के दशक में बड़ी तादाद में चीनी विद्यार्थी पढ़ने के लिए जापान गए। वे न केवल नए विचार वापस लाए, बल्कि गणतंत्र की स्थापना करने में उन्होंने अग्रणी भूमिका भी निभाई। चूँकि चीनी और जापानी भाषा एक ही चित्रलिपि का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चीन ने जापान से न्याय, अधिकार और क्रांति के यूरोपीय विचारों से जापानी अनुवाद लिए हैं। क्या क्या लिया है चीन ने जापान से? न्याय, अधिकार और क्रांति के यूरोपीय विचारों
के अनुवाद लिए हैं। यह एक तरह से पारंपरिक संबंधों का उलट जाना था। 1905 में रूसी जापानी युद्ध के बाद सदियों पुरानी चीनी परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी गई, जो प्रत्याशियों को अभिजात सत्ताधारी वर्ग में दाखिला दिलाने में कामयाब थी। ये रूस जापानी युद्ध एक ऐसा युद्ध जो चीन की जमीन और चीनी इलाके पर प्रभुत्व के लिए था। ठीक है, रूस और जापान का युद्ध हुआ था चीन की जमीन के लिए। परीक्षा प्रणाली देख लेते हैं, क्या परीक्षा प्रणाली थी चीन की। चीन की परीक्षा प्रणाली थी हमारी अभिजात वर्ग में प्रवेश ज़्यादातर इम्तिहान के जरिए ही होता था। इस भाग वाला निबंध निर्धारित प्रपत्र में पाकुवैन शास्त्रीय चीनी में लिखा होता था। यह परीक्षा स्तरों पर हर साल 3 में से 2 बार आयोजित की जाती थी। पहले स्तर की परीक्षा में केवल 1-2% लोग 24 साल की उम्र तक पास हो पाते थे और वे सुंदर प्रतिभा बन जाते थे। इस डिग्री से उन्हें निचले कुलीन वर्ग में प्रवेश मिल जाता था। 1850 में से पहले किसी भी समय 5,26,869 सिविल और 2,12,330 सैन्य प्रांतीय शैंगहुआन डिग्री वाले लोग पूरे देश में मौजूद थे। देश में केवल 27,000 राजकीय पद थे, इसलिए कई निचले दर्जे के डिग्री धारकों के पास नौकरी नहीं होती थी। यह इम्तिहान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में बाधक का काम करता था, क्योंकि इसमें सिर्फ साहित्यिक कौशल की मांग होती थी। चूँकि यह क्लासिक चीनी सीखने के हुनर पर ही आधारित था, जिसकी आधुनिक विश्व में कोई प्रासंगिकता नजर नहीं आती थी, इसलिए 1905 में इस प्रणाली को खत्म कर दिया गया। गणतंत्र की स्थापना। चीन में गणतंत्र की स्थापना 1911 में मांचू साम्राज्य समाप्त कर दिया गया और सन यात सेन के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना की गई। वे निर्विवाद रूप से आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। वे एक गरीब परिवार से थे। उन्होंने मिशन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की, जहां उनका परिचय लोकतंत्र और ईसाई धर्म से हुआ। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन वे चीन के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उनका कार्यक्रम 3 सिद्धांत सिन मिन चुई के नाम से प्रसिद्ध है। ये 3 सिद्धांत हैं। राष्ट्रवाद, इसका अर्थ था मांचू वंश, जिसे विदेशी राजवंश के रूप में देखा जाता था, जो सत्ता से हटाना, साथ ही अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना, गणतंत्र या गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना, और समाजवाद जो पूंजी का नियमन करे और भूस्वामित्व में बराबरी लाए। सामाजिक और राजनीतिक हालात डामाडोल बने रहे। 4 मई 1919 में बीजिंग में युद्धोत्तर शांति सम्मेलन के निर्माण के विरोध में एक धुआंधार प्रदर्शन हुआ। हालांकि चीन ब्रिटानिया के नेतृत्व में हुई जीत में विजयी देशों का सहयोगी था, पर उससे हथियार लिए गए उसके अलावा वापस नहीं मिले थे। हथियार लिए गए जो भी इलाके थे वो वापस नहीं मिले थे। यह विरोध आंदोलन में तब्दील हो गया। इसने एक पूरी पीढ़ी को परंपरा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया और चीन को आधुनिक विज्ञान, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के जरिए बचाने की मांग की गई। क्रांतिकारियों ने देश के साधनों पर कब्जे जमाए, विदेशियों को भगाने, असमानताएं हटाने और गरीबी कम करने का नारा दिया। उन्होंने लेखन में एक ही भाषा का इस्तेमाल, पैरों को बांधने की प्रथा और औरतों की अधीनस्थता के खात्मे, शादी में बराबरी और गरीबी खत्म करने के लिए आर्थिक विकास जैसे सुधारों की वकालत की। गणतांत्रिक क्रांति के बाद देश में उथल पुथल का एक दौर शुरू हुआ। कुओमिंतांग नेशनल पीपुल्स पार्टी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी मुल्क को एकताबद्ध करने में स्थिरता लाने के लिए संघर्षरत 2 महत्वपूर्ण ताकतों के रूप में उभरी। सन यात सेन के विचार कुओमिंतांग के राजनीतिक दर्शन का आधार बने। उन्होंने कपड़ा, खाना, घर और परिवहन, इन 4 बड़ी ज़रूरतों को रेखांकित किया। सन यात सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक
कुओमिंतांग के नेता बनकर उभरे और उन्होंने सैन्य अभियान के जरिए वारलाट्स को स्थानीय नेता जिन्होंने सत्ता छीन ली थी अपने नियंत्रण में कर लिया और साम्यवादियों को खत्म कर डाला। उन्होंने सेकुलर और विवेकपूर्ण इहलौकिक कन्फ्यूशियसवाद की हिमायत की, लेकिन साथ ही हिमायत उनका पक्ष लिया, लेकिन साथ ही राष्ट्र का सैन्यकरण करने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि लोगों को एकताबद्ध व्यवहार की प्रवृत्ति और आदत का विकास करना चाहिए। उन्होंने महिलाओं को 4 सद्गुण पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया: सतीत्व, रूप, रंग, वाणी और काम, और उनकी भूमिका को घरेलू स्तर पर ही देखने पर जोर दिया। यहाँ तक कि उनके कपड़ों की किनारियों की लंबाई भी प्रस्तावित की गई। कुओमिंतांग का सामाजिक आधार शहरी इलाकों में था। औद्योगिक विकास धीमा और गिने चुने क्षेत्रों में था। संघाई जैसे शहरों में 1919 में औद्योगिक मजदूर वर्ग उभर रहा था और इनकी जनसंख्या 5 लाख थी, लेकिन इनमें से केवल कुछ प्रतिशत मजदूर ही जहाज निर्माण जैसे आधुनिक उद्योगों में काम कर रहे थे। ज़्यादातर लोग नगण्य शहरी शियाओ शिमिंग व्यापारी और दुकानदार होते थे। शहरी मजदूरों, खासतौर से महिलाओं को बहुत कम वेतन मिलता था। काम करने के घंटे बहुत लंबे थे और काम करने की परिस्थितियां बहुत खराब थी। जैसे जैसे व्यक्तिवाद बढ़ा, महिलाओं के अधिकार, परिवार बनाने के तरीके और प्यार मोहब्बत की चर्चा, इन सब विषयों को लेकर सरोकार बढ़ते चले गए। सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव में स्कूल और विश्वविद्यालयों के फैलने से मदद मिली। पीकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 में हुई। पत्रकारिता फली फूली, जो इस नई सोच के प्रति आकर्षण का आईना थी। शाओ तोआफेन द्वारा संपादित लोकप्रिय लाइफ इस नई विचारधारा की प्रतिनिधि थी। इसने अपने पाठकों को नए विचारों से साथ ही गांधी और तुर्की के आधुनिकता पसंद नेता कमाल अतातुर्क जैसे नेताओं से अवगत करवाया। इसका विवरण 1926 में केवल 2000 प्रतियों से बढ़कर 1933 में 2 लाख हो गया। 1935 का संघाई में एक काला अमेरिकन तुरेही वादक बक क्लेटन अपने जैज ऑर्केस्ट्रा के साथ विशेषाधिकार प्राप्त प्रवासियों की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन वह काला था और एक बार कुछ गोरे अमेरिकियों ने उसे तथा उसके वाद्यमंडली के सदस्यों के साथ मारपीट करके उन्हें उनके गायन वादन वाले होटल से बाहर निकाल दिया। अमेरिकी होने के बावजूद खुद नस्ली भेदभाव का शिकार होने के कारण चीनियों के दुख दर्द के साथ उनकी सहानुभूति थी। गोरे अमेरिकियों के साथ हुई अपनी लड़ाई जिसमें वे जीत गए थे, उसके बारे में लिखते हैं कि चीनी तमाशबीनों ने हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे हमने उनका अभीष्ट काम संपन्न किया हो, और घर पहुंचने तक रास्ते भर में किसी विजेता फुटबॉल टीम की तरह हमारा अभिनंदन करते रहे। चीनियों की गरीबी और कठोर दिनचर्या के बारे में यह लिखते हैं कि मैं कभी कभी देखता कि 20 या 30 कुली मिलकर एक ऐसे बड़े भारी ठेले को खींच रहे हैं जो कि अमेरिका से किसी ट्रक द्वारा या घोड़ों द्वारा खींचा जाता था। ये लोग इंसानी घोड़ों से अलग कुछ नहीं लगते थे और पूरा काम करने के बाद उन्हें इतना ही मिलता था कि किसी तरह पेट भर चावल और सोने की एक जगह हासिल कर ले। मेरी समझ में नहीं आता वे कैसे अपना काम चलाते थे। देश को एकीकृत करने की अपनी कोशिशों के बावजूद कुओमिंतांग अपने संकीर्ण सामाजिक आधार और सीमित राजनीतिक दृष्टि के चलते असफल हो गया। सन यात-सेन के कार्यक्रमों का बहुत अहम हिस्सा पूंजी का नियमन और भूमि अधिकारों में बराबरी लाना कभी अमल में नहीं आया, क्योंकि पार्टी ने किसानों और बढ़ती सामाजिक असमानता
की अनदेखी की। इसने लोगों की समस्याओं पर ध्यान दिलाने की बजाय फौजी व्यवस्था थोपने का प्रयास किया। ये कुछ समय रेखा दी हुई है, इसको बाद में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ ही लेते हैं इसको अभी। क्या क्या हुआ था। 1603 तोकुगावा लियासु द्वारा इंडो शोगुनेट की स्थापना की गई थी। 1630 में डचों के साथ अपने सीमित व्यापार को छोड़कर अन्य पश्चिमी शक्तियों के लिए जापान के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। 1854 में जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शांति समझौते को अंतिम रूप देना, जापान के अलगाव का अंत। 1868 में मेजी की पुनर्स्थापना हुई। 1872 में अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था। टोक्यो और योकोहामा के बीच पहली रेलवे लाइन बनी। 1889 में मेजी संविधान अमल में आया। चीन 1894 से 95 में चीन और जापान के बीच युद्ध हुआ। 1904 से 5 में जापान और रूस के बीच युद्ध हुआ। 1910 में कोरिया का समामेलन। 1945 तक उपनिवेश था और 1914 से 18 में पहला विश्व युद्ध हुआ। 1925 में सभी पुरुषों को मताधिकार मिला और 1931 में चीन पर जापान का हमला हुआ। 1941 से 45 में प्रशांत युद्ध हुआ। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। 1946 से 52 के दौरान अमेरिका के नेतृत्व में जापान पर कब्जा, जापान का लोकतंत्रीकरण और असैन्यीकरण करने के लिए सुधार। 1956 में जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। ठीक है, 1956 में बना, काफ़ी समय बाद। 1964 में एशिया में पहली बार टोक्यो में ओलंपिक खेल हुए। 1964 में। अब चीन में देखें, 1644 से 1911 छिंग राजवंश था यहाँ पर। 1839 से 60 में 2 अफीम युद्ध हुए थे। 1912 में सन यात सेन द्वारा कुओमिंतांग की स्थापना की गई। कुओमिंतांग वहाँ की एक पार्टी थी, राजनीतिक दल था। 1919 में 4 मई का आंदोलन हुआ। 1921 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। 1926-49 में चीन में गृह युद्ध हुआ। 1934 में लॉन्ग मार्च हुआ। 1949 में चीन का जनवादी गणतंत्र चियांग काई शेक ने ताइवान में चीनी गणतंत्र की स्थापना की। 1962 में सीमा विवाद को लेकर भारत पर चीन का आक्रमण। 1966 में सांस्कृतिक क्रांति हुई। 1976 में माओ त्से-तुंग का और चाउ एन लाई का निधन हो गया। 1976 में माओ त्से-तुंग और चाउ एन लाई का निधन हो गया 1976 में। 1997 में ब्रिटेन द्वारा चीन को हांगकांग की वापसी। चीनी साम्यवादी दल का उदय। 1937 में जब जापानियों ने चीन पर हमला किया तो कुओमिंतांग पीछे हट गया। इस लंबे और थकने वाले युद्ध ने चीन को कमजोर कर दिया। 1945 और 1949 के दरमियान कीमतें 30% प्रति महीने की रफ्तार से बढ़ी। इससे आम आदमी की जिंदगी तबाह हो गई। ग्रामीण चीन में 2 संकट थे। एक पर्यावरण संबंधी संकट, जिसमें बंजर जमीन, वनों का नाश और बाढ़ शामिल थे। दूसरा सामाजिक, आर्थिक और विनाशकारी जमीन प्रथा, ऋण, आदिम प्रौद्योगिकी और निम्न स्तरीय संचार के कारण था। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में हुई। हम अभी पढ़कर आए हैं। रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई थी। रूसी सफलता ने पूरी दुनिया पर जबरदस्त प्रभाव डाला। लेनिन और ट्रास्को जैसे नेताओं ने मार्च 1918 में कोमिंटर्न या तृतीय अंतर्राष्ट्रीय का गठन किया, जिससे विश्व स्तरीय सरकार बनाई जाए और शोषण को खत्म कर सके। कोमिंटर्न और सोवियत संघ ने दुनिया भर में साम्यवादी पार्टियों का समर्थन किया। उनकी परंपरागत मार्क्सवादी समझ थी कि क्रांति शहरी इलाकों में मजदूर वर्गों के जरिए की जाएगी। शुरू में विभिन्न देशों के लोग इससे बहुत आकर्षित हुए, लेकिन जल्द ही यह सोवियत यूनियन के स्वार्थों का हथियार बन गया और 1943 में इसे खत्म कर दिया गया। माओ त्से-तुंग ने जो CCP के
प्रमुख नेता थे, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे माओ त्से-तुंग। ये प्रमुख नेता के रूप में उभरे। क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करते हुए एक अलग रास्ता चुना। उनकी सफलता से चीनी साम्यवादी पार्टी एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बनी, जिसने अंततः कुओमिंतांग पर जीत हासिल की। माओ त्से-तुंग के आमूल परिवर्तनवादी तौर तरीकों को जियांग्सी में देखा जा सकता है। यहाँ पहाड़ों में 1928 से 34 के बीच उन्होंने कुओमिंतांग के हमलों से सुरक्षित शिविर लगाए, मजबूत किसान परिषद सोवियत का गठन किया, जमीन पर कब्जा और पुनर्वितरण के साथ एकीकरण हुआ। दूसरे नेताओं से हटकर माओ ने आज़ाद सरकार और सेना पर जोर दिया। वे महिलाओं की समस्याओं से अवगत थे और उन्होंने ग्रामीण महिला संघों को उभरने में प्रोत्साहन किया। उन्होंने शादी के नए कानून बनाए, जिसमें आयोजित शादियों और शादी के समझौते खरीदने और बेचने पर रोक लगाई और तलाक को आसान बनाया। 1930 में जूनवो में किए गए एक सर्वेक्षण में माओ त्से-तुंग ने नमक और सोयाबीन जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं, स्थानीय संगठनों की तुलनात्मक मजबूतियों, छोटे व्यापारियों और दस्तकारों, लोहारों और वेश्याओं, धार्मिक संगठनों की मजबूतियों, इन सब का परीक्षण किया ताकि शोषण के अलग अलग स्तरों को समझा जा सके। उन्होंने ऐसे आंकड़े इकट्ठे किए कि कितने किसानों ने अपने बच्चों को बेचा है और इसके लिए उन्हें कितने पैसे मिले। लड़के 100-200 युआन पर बिकते थे, लेकिन लड़कियों की बिक्री के कोई उदाहरण नहीं थे, क्योंकि जरूरत मजदूरों की थी, लैंगिक शोषण की नहीं। इस अध्ययन के आधार पर उन्होंने सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के तरीके पेश किए। कम्युनिस्टों की सोवियत की कुओमिंतांग द्वारा नाकेबंदी ने पार्टी को दूसरा आधार ढूंढने पर मजबूर किया। इसके चलते उन्होंने लॉन्ग मार्च 1934 से 35 पर जाना पड़ा, जो कि शांग्सी तक 6000 मील का मुश्किल सफर था। नए अड्डे येनान में उन्होंने युद्ध, सामंतवाद को खत्म करने, भूमि सुधार लागू करने और विदेशी साम्राज्यवाद से लड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इससे उन्हें मजबूत सामाजिक आधार मिला। युद्ध के मुश्किल सालों में साम्यवादियों और कुओमिंतांग ने मिलकर काम किया, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद साम्यवादी सत्ता में आ गए और कुओमिंतांग की हार हो गई। नए जनवाद की स्थापना पढ़ते हैं हम। 1949 से 1965 में हुई थी। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में कायम हुई। यह नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित था। सर्वहारा की तानाशाही, जिसे कायम करने का दावा सोवियत संघ का था, इससे भिन्न नया लोकतंत्र सभी सामाजिक वर्गों का गठन, अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में रखे गए और निजी कारखानों और भूस्वामियों को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। यह कार्यक्रम 1953 तक चला, जब सरकार ने समाजवादी बदलाव का कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। 1958 में लंबी छलांग वाले आंदोलन की नीति के जरिए देश का तेजी से औद्योगिकरण करने की कोशिश की गई। लोगों को अपने घर के पिछवाड़े में इस्पात की भट्टियां लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ग्रामीण इलाकों में पीपुल्स कम्यून्स, जहां लोग इकट्ठे जमीन के मालिक थे और मिलजुल कर फसल उगाते थे, ये शुरू किया गया। 1958 तक 26,000 ऐसे समुदाय थे, जो कि कृषक आबादी का 98% था। माओ पार्टी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पाने के लिए जन समुदाय को प्रेरित करने में सफल रहे। उनकी चिंता समाजवादी व्यक्ति बनने की थी, जिसकी 5 चीजें प्रिय होगी: पितृभूमि, जनता, काम, विज्ञान और जनसंपत्ति। किसानों, महिलाओं, छात्रों और अन्य गुटों के लिए जन संस्थाएं बनाई गई। उदाहरण के लिए ऑल चाइना डेमोक्रेटिक वीमेंस फेडरेशन के 760 लाख सदस्य थे। ऑल चाइना स्टूडेंट्स फेडरेशन के 32,90,000 सदस्य थे। लेकिन ये लक्ष्य और तरीके पार्टी में सभी लोगों को पसंद नहीं थे। 1953
से 54 में कुछ लोग औद्योगिक संगठनों और आर्थिक विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान देने के लिए कह रहे थे। लिू शाओची और तंग शियाओपिंग ने कम्यून प्रथा को बदलने की कोशिश की, क्योंकि यह बहुत कुशलता से काम नहीं कर रही थी। घरों के पिछवाड़ों में बनाई गई स्टील औद्योगिक लिहाज से अनुपयोगी था। दर्शनों का टकराव 1965 से 78। समाजवादी व्यक्ति की रचना के इच्छुक माओवादियों की दक्षता की बजाय विचारधारा पर माओ के बल देने की आलोचना करने वालों के बीच संघर्ष चला। माओ द्वारा 1965 में छेड़ी गई महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति इसी संघर्ष का नतीजा थी, जो उन्होंने अपने आलोचकों का सामना करने के लिए शुरू की। पुरानी संस्कृति, पुराने रिवाजों और पुरानी आदतों के खिलाफ अभियान छेड़ने के लिए रेड गार्ड्स, मुख्यतः छात्रों और सेना का इस्तेमाल किया गया। छात्रों और पेशेवर लोगों को जनता से ज्ञान हासिल करने के लिए ग्रामीण इलाकों में भेजा गया। विचारधारा इनकी साम्यवादी होना और पेशेवर ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। दोषारोपण और नारेबाजी ने तर्कसंगत बहस की जगह ले ली थी। सांस्कृतिक क्रांति से खलबली का दौर शुरू हो गया। पार्टी कमजोर हो गई और अर्थव्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था में भारी रुकावट आई। 1960 के उत्तरार्ध में प्रवाह बदलने लगा। 1975 में एक बार फिर पार्टी ने अधिक सामाजिक अनुशासन और औद्योगिक अर्थव्यवस्था का निर्माण करने पर जोर दिया, ताकि चीन शताब्दी के खत्म होने से पहले एक शक्तिशाली देश बन सके। 1978 से शुरू होने वाले सुधार। सांस्कृतिक क्रांति के बाद राजनीतिक दांव-पेचों की प्रक्रिया शुरू हुई। तंग शियाओपिंग ने पार्टी पर नियंत्रण मजबूत बनाए रखा और साथ ही देश में समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था की शुरुआत की। 1978 में पार्टी ने आधुनिकीकरण के अपने 4 सूत्री लक्ष्य की घोषणा की। यह था विज्ञान, उद्योग, कृषि और रक्षा का विकास। पार्टी से सवाल जवाब न करने की हद तक बहस की इजाज़त थी। इस नए और आज़ाद वातावरण में, जैसे कि 60 साल पहले 4 मई के आंदोलन के समय था, नए विचारों का रोमांचकारी भंडार फूट गया। 5 दिसंबर 1978 को दीवार पर लगे एक पोस्टर ने 5वीं आधुनिकता का दावा किया कि लोकतंत्र के बिना अन्य आधुनिकताएं कुछ भी नहीं बन पाएंगी। उसने गरीबी न हटाने और लैंगिक शोषण खत्म न कर पाने के लिए सीसीपी की ही आलोचना की। इसके लिए उसने पार्टी के अंदर से ही ऐसे दुर्व्यवहारों के उदाहरण पेश किए। इन मांगों को दबाया गया, लेकिन 1989 में 4 मई के आंदोलन की 20वीं सालगिरह पर बहुत से बुद्धिजीवियों ने ज़्यादा खुलेपन के और कड़े सिद्धांतों को खत्म करने की मांग की। बीजिंग के तियानमेन चौक पर छात्रों के प्रदर्शन को क्रूरतापूर्ण दबाया गया। दुनिया भर में इसकी कड़ी आलोचना की गई। सुधार के बाद के समय में चीन के विषय पर दोबारा बहस शुरू हुई। पार्टी द्वारा समर्थित प्रधान मत मजबूत राजनीतिक नियंत्रण, आर्थिक खुलेपन और विश्व बाजार से जुड़ाव पर आधारित है। आलोचकों का कहना है कि सामाजिक गुटों, क्षेत्रों, पुरुषों और महिलाओं के बीच बढ़ती हुई असमानताओं से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है और बाजार पर जो भारी महत्व दिया जा रहा है उस पर सवाल खड़े कर रहा है। अंत में पहले के पारंपरिक विचार पुनर्जीवित हो रहे हैं, जैसे कि कन्फ्यूशसवाद, और यह तर्क कि पश्चिम की नकल करने के बजाय चीन अपनी परंपरा पर चलते हुए एक आधुनिक समाज बना सकता है। ताइवान का किस्सा है। चीनी साम्यवादी दल द्वारा पराजित होने के बाद चियांग काई शेक 30 करोड़ से अधिक अमेरिकी डॉलर और बेशकीमती कलाकृतियां लेकर 1949 में ताइवान भाग निकले। वहां उन्होंने चीनी गणतंत्र की स्थापना की। 1894 से 95 में जापान के साथ हुई लड़ाई में यह जगह चीन को जापान के हाथ में सौंपनी पड़ी और तब से वह जापानी उपनिवेश बनी हुई है। कायरो घोषणा पत्र और पोट्सडैम उद्घोषणा के द्वारा चीन को संप्रभुता वापस मिली।
फरवरी 1947 में हुए जबरदस्त प्रदर्शनों के बाद कुओमिंतांग ने नेताओं की एक पूरी पीढ़ी की निर्ममतापूर्वक हत्या करवा दी। चियांग काई के नेतृत्व में कुओमिंतांग ने एक दमनकारी सरकार की स्थापना की। बोलने की और राजनीतिक विरोध करने की आज़ादी छीन ली गई और सत्ता की जगहों से स्थानीय आबादी को पूरी तरह बाहर कर दिया गया। फिर भी उन्होंने भूमि सुधार लागू किया, जिसके चलते खेती की उत्पादकता बढ़ी। उन्होंने अर्थव्यवस्था का भी आधुनिकीकरण किया, जिसके चलते 1973 में कुल राष्ट्रीय उत्पाद के मामले में ताइवान पूरे एशिया में जापान के बाद दूसरे स्थान पर रहा। अर्थव्यवस्था, जो मुख्यतः व्यापार पर आधारित थी, लगातार वृद्धि करती रही, लेकिन अहम बात यह है कि आमतौर कि अमीर और गरीब के बीच का ही अंतराल लगातार घटता गया है। ताइवान का एक लोकतंत्र में रूपांतरण और भी नाटकीय रहा। 1975 में चियांग की मौत के बाद धीरे धीरे शुरू हुआ और 1887 में जब फौजी कानून हटा लिया गया, तब विरोधी दलों को कानूनी इजाज़त मिल गई। तब इस प्रक्रिया ने गति पकड़ी। पहले स्वतंत्र आंदोलन ने स्थानीय ताइवानियों को सत्ता में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। राजनयिक स्तर पर अधिकांश देशों के व्यापार मिशन केवल ताइवान में ही है। उनके द्वारा ताइवान में पूर्ण राजनयिक संबंध और दूतावास रखना संभव नहीं है, क्योंकि ताइवान को चीन का ही हिस्सा माना जाता है। मुख्य भूमि के साथ पुनः एकीकरण का प्रश्न अभी भी विवादास्पद मुद्दा होकर रहा है। यद्यपि खाड़ी पार के संबंध चीन और ताइवान के मध्य सुधर रहे हैं, ताइवानी व्यापार और निवेश मुख्य भूमि में बड़े पैमाने पर हो रहा है और आवागमन कहीं अधिक सहज हो गया है। संभवतः चीन ताइवान को एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र के रूप में स्वीकार कर लेने में सहमत हो जाएगा, अगर ताइवान पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कोई कदम उठाने से परहेज करता है। कोरिया की कहानी पढ़ते हैं। इसमें आधुनिकीकरण की शुरुआत है। कोरिया में 19वीं सदी के अंत में कोरिया के जोसोन वंश ने आंतरिक और सामाजिक संघर्ष का सामना किया और इसके साथ ही उसे चीन, जापान और पश्चिमी देशों का विदेशी दबाव भी सहना पड़ा। इन सबके बीच कोरिया ने अपनी सरकारी रचनाओं, राजनयिक संबंधों, बुनियादी ढांचे एवं समाज के आधुनिकीकरण के लिए सुधार नीतियां लागू की। दशकों के राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद साम्राज्यवादी जापान ने 1910 में अपनी कॉलोनी के रूप में कोरिया पर जबरन कब्जा कर लिया, जिससे 500 वर्षों से अधिक समय से चले आ रहे जोसोन राजवंश का अंत हो गया। किंतु कोरियाई लोग जापानियों द्वारा किए जा रहे कोरियाई संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों के दमन से काफ़ी नाराज थे। आज़ादी के इच्छुक कोरियाई लोगों ने जापानी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने एक अस्थायी सरकार की स्थापना की और कैरो, याल्टा और पोट्सडैम सम्मेलन जैसी अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में विदेशी नेताओं से अपील करने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेज दिया। जापानी औपनिवेशिक शासन 35 साल के बाद अगस्त 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के साथ समाप्त हुआ। हालांकि यह कोरिया के भीतरी और बाहरी स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं का लगातार प्रयास था, जो जापान की हार के बाद कोरिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित कर पाया। मुक्ति के बाद कोरियाई उपद्वीप को अस्थायी रूप से 38वीं समानांतर रेखा से 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें उत्तरी क्षेत्र में सोवियत संघ और दक्षिणी क्षेत्र में यूएन द्वारा संचालन किया गया। किंतु दोनों ही क्षेत्र जापानी सेना को भंग करने के लिए परिश्रम करते रहे। हालांकि 1938 में उत्तर और दक्षिण में अलग अलग सरकारें स्थापित होने के साथ यह विभाजन स्थायी रूप से स्थापित हो गया। अब है युद्धोत्तर राष्ट्र। युद्ध के बाद उत्तर क्या राष्ट्र है? जून 1950 में कोरियाई युद्ध शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया में अमेरिकी अगुवाई वाली संयुक्त राष्ट्र सेना और उत्तर कोरिया में कम्युनिस्ट सेना के समर्थन से चीन युद्ध काल का एक छद्म युद्ध शुरू हुआ। जुलाई 1953 में 3 साल बाद यह युद्ध विराम समझौते से समाप्त हुआ। कोरिया हमेशा के लिए विभाजित हो गया। कोरियाई युद्ध से न केवल बड़े पैमाने पर जीवन और संपत्ति का नुकसान हुआ, बल्कि मुक्त बाजार, आर्थिक विकास और लोकतंत्रीकरण की धीमी गति से
धीमी गति से हुआ। युद्ध के दौरान जारी की गई मुद्रा एवं राष्ट्रीय खर्च के कारण मुद्रास्फीति से कीमतें अचानक बढ़ गई। इसके अलावा औपनिवेशिक काल के दौरान निर्मित औद्योगिक दुविधाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। नतीजतन दक्षिण कोरिया को अमेरिका की आर्थिक सहायता लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। यद्यपि दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति सिंगमैन री 1948 में कोरियाई युद्ध के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अवैध संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 2 बार अपना प्रशासन काल बढ़ाया। अप्रैल 1960 में नागरिकों ने इस तरह की धांधली से होने वाले चुनाव के खिलाफ विरोध किया और री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसको कोरिया में अप्रैल क्रांति के नाम से जाना जाता है। एक प्रोत्साहन के रूप में शुरू हुई इस क्रांति से री के प्रशासन काल के दौरान लोगों की दबी हुई भावनाएं प्रदर्शनों की मांगों के रूप में उठने लगी। हालांकि री प्रशासन के इस्तीफे के बाद स्थापित हुई लोकतांत्रिक पार्टी की सत्ता आंतरिक विभाजन और संघर्ष के चलते नागरिकों की मांगों का उचित उत्तर नहीं दे पाई, बल्कि सुधारवादी राजनीतिक शक्तियां उभरी और छात्र आंदोलनों ने एकीकरण आंदोलन का रूप ले लिया। सेना के अधिकारियों द्वारा इसको समर्थन नहीं मिला। मई 1961 में जनरल पार्क चुंग ही और अन्य सैन्य अधिकारियों के सैन्य तख्तापलट द्वारा लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंका गया। तीव्र औद्योगिकरण एवं मजबूत नेतृत्व। अक्टूबर 1963 के चुनाव में सैन्य नेता पार्क चुंग ही राष्ट्रपति बने। पार्क प्रशासन ने देश में आर्थिक विकास के लिए एक राज्य स्थापित निर्यात उन्मुख नीति बनाई। सरकार की 5 वर्षीय आर्थिक योजनाओं ने बड़ी कॉरपोरेट फर्मों का समर्थन किया, रोजगार के विस्तार पर भारी जोर दिया और कोरिया की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा दिया। 1960 के दशक से कोरिया का अभूतपूर्व आर्थिक विकास शुरू हुआ, जब राज्य नीति आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकी ISI से निर्यात पर केंद्रित हो गई। निर्यात उन्मुख नीति के तहत सरकार ने श्रम घनिष्ठ हल्के औद्योगिक उत्पादों जैसे वस्त्रों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसमें कोरिया का तुलनात्मक लाभ था। 1960 और 70 के दशक के दौरान पुनः लघु उद्योगों से उच्च मूल्यवर्धित भारी और रासायनिक उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस्पात, अलोह धातु, मशीनरी, जहाज निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और रासायनिक उत्पादन को आर्थिक विकास की दौड़ में सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों के रूप में चुना गया। 1970 में ग्रामीण जनसंख्या को प्रोत्साहन और कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए नया गांव से मूल आंदोलन की शुरुआत हुई। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को निष्क्रिय और निराशावान जीवन से सक्रिय और आशावान बनाना था। इस अभियान द्वारा ग्रामीण लोगों को अपने गांवों के विकास और समुदाय की जीवन शैली को सुधारने के लिए सशक्त किया गया। आगे चलकर इस अभियान का औद्योगिक संयंत्रों और शहरी क्षेत्रों के आसपास के इलाकों के विकास के लिए विस्तार किया गया। आज कोरिया अन्य विकासशील देशों के साथ जो अपने विकास प्रयासों में सेमोल आंदोलन के सिद्धांतों को अपनाना चाहते हैं, इस आंदोलन से प्राप्त ज्ञान और अनुभव बांट रहा है। मजबूत नेताओं, प्रशिक्षित अफसरों, आक्रामक उद्योगपतियों और सक्षम श्रम बल के संयोजन से कोरिया आज सारे विश्व को अपनी आर्थिक वृद्धि से चौंका रहा है। महत्वाकांक्षी उद्यमी सरकारी प्रोत्साहनों से निर्यात को बढ़ाने और नए उद्योगों के विकास में सक्षम रहे। उच्च स्तर की शिक्षा ने भी कोरिया के आर्थिक विकास में योगदान दिया और कोरिया के औद्योगिकरण की शुरुआत से ही लगभग सभी कोरियाई श्रमिक दल पहले से ही साक्षर थे और प्रगति के नए कौशल प्राप्त करने के लिए तैयार थे। इसके साथ साथ कोरिया ने अपनी खुली आर्थिक नीति के द्वारा अन्य देशों के अधिक उन्नत संस्थानों और तकनीकों को अपने देश में लाना शुरू कर दिया। विदेशी नीतियों और कोरिया की उच्च घरेलू बचत दर ने औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने में मदद की, जबकि विदेशों में दक्षिण कोरियाई श्रमिकों के प्रेषण
ने भी समग्र आर्थिक विकास में योगदान दिया। पार्क प्रशासन की दीर्घकालिक शक्ति का आधार कोरिया का आर्थिक विकास था। पार्क के द्वारा किए गए संविधान संशोधन से वह तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव में खड़े हुए और 1971 में उन्हें पुनः चुना गया। अक्टूबर 1972 में पार्क ने यूसिन संविधान घोषित करके कार्यान्वित किया, जिसने स्थायी अध्यक्षता को संभव बनाया। यूसिन संविधान के तहत राष्ट्रपति को कानून के क्षेत्राधिकार और प्रशासन पर पूर्ण अधिकार था और किसी भी कानून को आपातकालीन नियम के रूप में निरस्त करने का भी एक संवैधानिक अधिकार था। राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार प्रणाली के साथ देश के आर्थिक विकास में प्रगति के लिए लोकतंत्र एक तरह से अस्थायी रूप से निलंबित हो गया। हालांकि 1979 में दूसरे तेल संकट से देश में आर्थिक नीतियां जो कि भारी रासायनिक उद्योग में मुख्य निवेश रखती थी, इनमें काफ़ी बाधाएं आई। इसके साथ साथ छात्रों, विद्वानों और विपक्ष ने लगातार यूसिन संविधान के खिलाफ प्रदर्शन किया, क्योंकि पार्क प्रशासन ने आपातकालीन उपायों के आह्वान और राजनीतिक अस्थिरता का दमन कर दिया था। इस आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के बीच पार्क का प्रशासन अक्टूबर 1979 में पार्क चुंग ही की हत्या के साथ खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्रीकरण की मांग और निरंतर आर्थिक विकास। लोकतंत्रीकरण की इच्छा पार्क चुंग ही की मृत्यु के साथ बढ़ी, लेकिन दिसंबर 1979 में फिर एक बार एक सैन्य नेता चुन डू हवन की अगुवाई में सैन्य तख्तापलट का मंच तैयार हुआ। मई 1980 में चुन के सैन्य गुट के विरुद्ध लोकतंत्र की मांग करने वाले छात्रों और नागरिकों द्वारा राष्ट्र के प्रमुख शहरों में विभिन्न विरोध प्रदर्शन हुए। सैन्य बल ने पूरे देश में मार्शल कानून को लागू करके लोकतंत्र आंदोलन को दबा दिया, किंतु गुआंगचू शहर में विशेष रूप से छात्र और नागरिक लगातार मार्शल कानून को समाप्त करने की मांग करते रहे। हालांकि चुन के सैन्य दल ने लोकतंत्रीकरण के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों की आवाज़ को दबा दिया। उसी वर्ष के अंत में चुन यूसिन संविधान के तहत एक प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से राष्ट्रपति बने। चुन प्रशासन ने अपनी सरकार को स्थिर बनाने के लिए लोकतांत्रिक प्रभाव का मजबूती से दमन किया। हालांकि चुन प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दृष्टिकोण से कोरिया के आर्थिक विकास को 1980 के 1.7% से बढ़ाकर 1983 तक 13.2% कर दिया और मुद्रास्फीति को भी कम कर दिया। आर्थिक विकास ने शहरीकरण, शिक्षा के स्तर में सुधार और मीडिया की प्रगति को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप नागरिकों में अपने राजनीतिक अधिकारों की आत्म जागरूकता बढ़ी, जिससे राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव के लिए संवैधानिक संशोधन की मांग की गई। मई 1987 में एक विश्वविद्यालय के छात्र की अत्याचारों से मौत की घटना के बाद नागरिकों ने लोकतंत्रीकरण के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए, जिसको चुन प्रशासन ने दबाने की कोशिश की। इसके बाद चुन सरकार के खिलाफ लोकतंत्रीय आंदोलन में न केवल छात्रों बल्कि मध्यम वर्ग के नागरिकों ने भी भाग लिया। इन प्रयासों के चलते चुन प्रशासन को संविधान में संशोधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा और नागरिकों को सीधे चुनाव का अधिकार मिला। कोरियाई लोकतंत्र का एक नया अध्याय इस प्रकार से शुरू हुआ। कोरियाई लोकतंत्र और IMF संकट। नए संविधान के अनुसार 1971 के बाद से पहला प्रत्यक्ष चुनाव दिसंबर 1987 में हुआ, लेकिन विपक्षी पार्टियों की एकजुटता में विफलता के कारण चुन ने सैन्य दलों के एक साथी सैन्य नेता रोह ताए-वू का चुनाव किया। हालांकि कोरिया में लोकतंत्र जारी रहा। 1990 में लंबे समय से विपक्षी नेता रह चुके किम यंग सैम ने एक बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी बनाने के लिए रोह की पार्टी से समझौता किया। दिसंबर 1992 में दशकों से चले आ रहे सैन्य शासन के बाद एक नागरिक नेता किम को राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। नए चुनावों एवं सत्तावादी सैन्य शक्ति के विघटन के फलस्वरूप एक बार फिर लोकतंत्र की शुरुआत हुई। नए प्रशासन की निर्यात नीति के तहत सैमसंग, हुंडई और LG सहित कुछ कंपनियां 1990 की शुरुआत तक वैश्विक प्रमुखता के स्तर तक पहुंच चुकी थी। ये देखिए जिन कंपनियों के अब हमारे पास मोबाइल भी अवेलेबल होते हैं।
सरकारी समर्थन के साथ कोरियाई कंपनियों ने पूंजी प्रधान व्यवसाय और रासायनिक उद्योगों के साथ इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में भी निवेश करना शुरू किया। दूसरी ओर सरकार ने औद्योगिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान देना जारी रखा। इस बीच कोरिया के बाजार को अन्य देशों के लिए खोलने के लिए नव उदारवादी में शामिल होने का निर्णय लिया गया। नव उदारवादी दबाव में किम प्रशासन ने 1996 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में शामिल होने का निर्णय लिया और कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का मजबूत करने का प्रयास किया। लेकिन व्यापार घाटे में बढ़ोतरी, वित्तीय संस्थानों द्वारा खराब प्रबंधन, संगठनों द्वारा बेईमानी और व्यापारिक संचालन के कारण कोरिया को 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा। इस संकट को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आपात वित्तीय सहायता के जरिए संभालने की कोशिश की गई। यही नहीं, इस आर्थिक संकट में पूरे देश में एक साथ प्रयास किए गए। नागरिकों ने गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट के माध्यम से विदेशी ऋण भुगतान के लिए सक्रिय रूप से योगदान दिया। दिसंबर 1997 में एक लंबे समय के बाद कोरिया में पहली बार शांतिपूर्ण हस्तांतरण के द्वारा विपक्षी पार्टी के नेता किम डे जोंग सत्ता में आए। सत्ता में दूसरा शांतिपूर्ण हस्तांतरण 2008 में हुआ, जब रूढ़िवादी पार्टी के नेता ली माइंग बाग प्रगतिशील पार्टी रोहमू-ह्यून प्रशासन के बाद अध्यक्ष चुने गए। 2012 में रूढ़िवादी पार्टी की नेता पार्क खन-ए पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई। उनके पिता पार्क chung ही की राजनीतिक विरासत के कारण उन्हें अपने कार्यकाल की शुरुआत में बहुत समर्थन प्राप्त हुआ, लेकिन अक्टूबर 2016 में जब यह बात उठी कि उनके स्थान पर उनके एक नज़दीकी मित्र गुप्त रूप से सरकारी मामलों पर प्रबंधन करते थे, तब राष्ट्रव्यापी विरोध एवं प्रदर्शनों के फलस्वरूप मार्च 2017 में उन पर महाभियोग चला और उन्हें कार्यकाल से हटा दिया गया। मई 2017 में तीसरी बार शांतिपूर्ण हस्तांतरण के द्वारा मून जे-इन ने राष्ट्रपति पद संभाला। 2016 में नागरिकों के नेतृत्व में किए गए कैंडललाइट विरोध में देश के लोकतांत्रिक कानून और प्रणालियों की सीमाओं के भीतर राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे नागरिकों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन कोरियाई लोकतंत्र की परिपक्वता को दर्शाता है। कोरियाई लोकतंत्र आर्थिक विकास का कर्जदार है, लेकिन यह देश के गणतंत्र को प्रोत्साहित करने वाले कोरियाई नागरिकों की राजनीतिक जागरूकता ही है जिसने आज इस देश को आगे बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। आधुनिकता के दो मार्ग हैं। आधुनिक समाजों में एक दूसरे के जैसे बनने की बजाय आधुनिकता के अपने अपने मार्ग बनाए हैं। ताइवान का किस्सा और कोरिया की कहानी के साथ साथ चीन और जापान का इतिहास दिखता है कि किस तरह अलग अलग ऐतिहासिक परिस्थितियों ने आज़ाद और आधुनिक देश बनने की बिल्कुल अलग राह तैयार की। जापान अपनी आज़ादी बनाए रखने में सफल रहा और पारंपरिक हुनर और प्रथाओं के नए तरीके से इस्तेमाल कर पाया। तथापि कुलीन वर्ग के नेतृत्व में हुए आधुनिकीकरण ने एक उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया और एक शोषणकारी सत्ता को बरकरार रखा, जिसने विरोध और लोकतंत्र की मांग का गला घोंट दिया। उसने एक औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की, जिससे उस क्षेत्र में बैर की भावना बनी रही। अंदरूनी विकास भी प्रभावित हुआ। जापान के आधुनिकीकरण जैसे वातावरण में हुआ जहां पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों का प्रभुत्व था। हालांकि जापान ने उनकी नकल की, पर साथ ही अपने हल ढूंढने की कोशिश भी की। जापानी राष्ट्रवाद पर इन मजबूरियों का प्रभाव है। एक और जहां जापानी और एशिया को पश्चिमी आधिपत्य से मुक्त रखने की उम्मीद करते हैं, दूसरे लोगों के लिए यही विचार साम्राज्य का निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुए हैं। यह उल्लेख करना जरूरी है कि सामाजिक और राजनीतिक संस्थानों में सुधार और रोजमर्रा की जिंदगी के बदलने के लिए केवल परंपराओं को पुनर्जीवित करने या जबरदस्ती उन्हें पकड़े रखने या संभालने
का सवाल नहीं था, बल्कि उन्हें नए और अलग रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करने की बात थी। उदाहरण के लिए मेजी स्कूली पद्धति ने यूरोपीय और अमेरिकी प्रथाओं के अनुरूप नए विषयों की शुरुआत की, किंतु पाठ्यचर्या का मुख्य उद्देश्य निष्ठावान नागरिक बनाना था। नैतिक शास्त्र का विषय पढ़ना अनिवार्य था, जिसमें सम्राट के प्रति वफादारी पर जोर दिया जाता था। इसी तरह परिवार में और रोजमर्रा की जिंदगी में आए बदलाव विदेशी और देशी विचारों को मिलाकर कुछ नया बनाने की कोशिश को दर्शाते हैं। चीन के आधुनिकीकरण का सफर बहुत अलग था। पश्चिमी और जापानी दोनों ही किस्म के विदेश साम्राज्यवाद ने सारे नियंत्रण को कमजोर बनाया और राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था तोड़ने के लिए माहौल बना दिया। इसके चलते ज्यादातर लोगों की जान ले ली। इसके चलते ज़्यादातर लोगों को बहुत से दुख दर्द सहने पड़े। युद्ध, सामंतवाद, लूटमार और गृहयुद्ध ने बहुत से लोगों की जान ले ली। जापानी हमले की बर्बरता से भी भारी तादाद में लोगों की जानें गई। प्राकृतिक त्रासदियों ने बोझों की ओर बढ़ा दिया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में परंपराओं को ठुकराया गया और राष्ट्रीय एकता तथा सुदृढ़ता निर्मित करने के रास्ते की तलाश की गई। चीन के साम्यवादी दल और उसके समर्थकों ने परंपरा को खत्म करने की लड़ाई लड़ी। उन्हें लगा कि परंपरा जनसमुदाय को गरीबी में जकड़े हुए है, महिलाओं को अधीन बनाती है और देश को अविकसित रखती है। साम्यवादी दल ने लोगों को अधिकार एवं सत्ता देने की बात की, परंतु वास्तव में उसने बहुत ही केंद्रीकृत राज्य की स्थापना की। साम्यवादी कार्यक्रम की सफलता ने उम्मीद का वादा किया, लेकिन दमनकारी राजनीतिक व्यवस्था से मुक्ति, समानता के आदर्शों को ऐसे नारेबाजी में बदल दिया जो लोगों को चालाकी से प्रभावित कर अपने काबू में लाने में काम आती थी। तथापि इससे जो शताब्दियों पुरानी असमानताएं हट गई थी, शिक्षा का विस्तार हुआ था और जनता के बीच एक जागरूकता पैदा हुई थी। पार्टी ने अब बाजार संबंधी सुधार किए और चीन को आर्थिक दृष्टि से ताकतवर बनाने में कामयाब हुए, जबकि राजनीतिक व्यवस्था अब भी कड़े नियंत्रण में है। अब समाज बढ़ती असमानताओं का सामना कर रहा है और सदियों से दबी परंपराएं पुनर्जीवित होने लगी है। यह नई स्थिति एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि चीन किस तरह अपनी धरोहर को बरकरार रखते हुए अपना विकास कर सकता है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। आप देखते रहिए अपना चैनल और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। धन्यवाद।